ना होगा ये कि सब कुछ खुद घटाएं तय करेंगी, कहाँ बरसेंगे बादल ये हवाएं तय करेंगी। आइए नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को, मैं आपका भाई विवेक पांडे। आज मैं एक बेहतरीन प्रश्न का उत्तर लेकर के आपके सामने आया हूं और एक विद्यार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी की तरह सोच करके आपको इन प्रश्नों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। सवाल ये है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करने की और जून 2025 में पहली बार नेट एग्ज़ाम में हम बैठेंगे या लगातार बैठ रहे हैं लेकिन चयन नहीं हो पा रहा है। तैयारी करने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन तैयारी सही से नहीं हो पा रही है। ऐसे सभी विद्यार्थी जीरो से कैसे शुरुआत करें, जिसको कहते हैं ना जीरो टू हीरो, तो कैसे शुरू करें, शून्य से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, जीरो से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आज की क्लास में आपको मिलेगा। आप मेरे साथ 20 मिनट बने रहिए। मैं तैयारी की सही रणनीति, सही दिशा और दशा आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं। आपको इस समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, अक्सर ये तैयारी वही विद्यार्थी करते हैं जिन्होंने कम से कम स्नातक कंप्लीट कर लिया हो और परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि अपने पीजी के दौरान ही इन फॉर्म्स को भरा जाता है। इसको लेकर के कुछ नए परिवर्तन भी हुए हैं। एक नया ड्राफ्ट है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि आगामी जून 2025 के यूजीसी नेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो मैं मोटी मोटी कुछ बातें आपसे करूंगा जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझा पाऊँ कि नए विद्यार्थी इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जरा समझिए कि सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए यूजीसी के पाठ्यक्रम की। तो मैं थोड़े समय के लिए ये मान के चलता हूं कि विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पता होगा। मैं इसी आधार पर, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर नहीं पता तो तैयारी में आप घुसे ही नहीं हैं, और अगर पाठ्यक्रम पता है तो उसके आधार पर ही ये वीडियो आगे लेकर के चलिएगा। पाठ्यक्रम नहीं पता तो पाठ्यक्रम के संबंध में पहले एक ही केवल गूगल सर्च मारिएगा, जाकर के यूजीसी नेट अमुक विषय, आपका जो भी विषय हो, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसका पेपर डाउनलोड, उसका आप पाठ्यक्रम डाउनलोड करिए। हिंदी में अथवा अंग्रेजी में, दोनों में उपलब्ध है। साथ ही साथ पेपर 1 का भी सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यानी आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए 2 पेपर कराए जाते हैं, यानी एक पेपर 1 और एक पेपर 2। इसमें 2 पेपर होता है, एक आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। अब सवाल ये उठेगा कि सर क्या इसके लिए अलग अलग टाइम पे एग्जामिनेशंस होते हैं? तो नहीं। पहले क्या होता था कि ये परीक्षा कई दिनों तक चलती थी, यानी एक ही विषय की परीक्षा कई दिनों तक होती थी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी एक प्रक्रिया लगाई जाती थी, जिसके अंतर्गत जब आपका रिजल्ट आता था तो परसेंटाइल स्कोर की तरह आता था। यानी आपने जैसे पेपर सॉल्व किया तो पेपर में जितने नंबर आपके बने, उस समय के कठिनाई स्तर के आधार पर और भी कई मानकों को तय करते हुए ये बताया जाता था कि इनका परसेंटाइल स्कोर ये है। जैसे इनका 80 परसेंटाइल आया है, 75 परसेंटाइल आया है, 90 परसेंटाइल आया है, 100 परसेंटाइल आया है। दैट इज एग्जैक्टली द परसेंटाइल स्कोर। ये इस बात का मानक नहीं होता कि आपने 100% नंबर पाया है, ऐसा नहीं, उससे कुछ कम हो सकता है। फिर आगे देखिए, तो ये परीक्षा एक ही दिन में होती है, जिसमें पेपर 1 के संबंध में आप 50 प्रश्न को हल करते हैं और पेपर 2 के संबंध में आप 100 प्रश्न को हल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पता होंगी। फिर मैं और आगे लेकर के चलता हूं, तो साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ प्रश्न पत्र भी आपको पहले देखने चाहिए। आप तैयारी करने के लिए उतर रहे हैं ना, तो किसी भी चीज की तैयारी का आज के समय में जो सही मानक है वो ये है कि आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि केवल पाठ्यक्रम अब पूरा नहीं हो पाता। मतलब पाठ्यक्रम पेपर 1 और पेपर 2, और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों ही पेपर्स में 10-10 यूनिट्स होती हैं, यानी कि 10 यूनिट में ये भी आपका विभक्त होता है, बटा होता है, और 10 यूनिट में ये भी आपका बटा होता है। यानी कि आप 10 यूनिट का पेपर 1 और 10 यूनिट का पेपर 2, यानी कुल 20 यूनिट्स, कुल 20 यूनिट्स के बिहाफ पर इस पूरी की पूरी तैयारी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। साथ ही मैं और आपको समझा दूं कि इसी के साथ इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में आप कब एलिजिबल होते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होगा। आप पीजी कर रहे हो, कम से कम आप पीजी में क्या कर रहे हो, एडमिशन ले लिए हो, और पीजी में आपके 55% अंक जरूर होने चाहिए, तो आप यूजीसी नेट की इस परीक्षा में बैठ सकते हो।
कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या यूजीसी नेट अलग होता है और जेआरएफ अलग होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये एक ही है, बस इसके बदले मिलने वाले फायदे अलग अलग होते हैं। और इसी में आज के समय में एक नया मानक पीएचडी भी जोड़ लीजिएगा, हम इस पर डिटेल में अभी बात करेंगे। अच्छा, कोई विद्यार्थी ये पूछेगा कि सर अभी तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी हाँ, इत्मीनान से फॉर्म भर सकते हैं, रुकिएगा मत, जून 2025 का फॉर्म गाजे बाजे के साथ भर दीजिएगा। आप इस परिस्थिति में अगर क्वालिफाई होते हैं पहले सेमेस्टर में तो आपका जेआरएफ तो मान्य होता है, आपका पीएचडी तो मान्य होता है, लेकिन ऐसी दशा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं। ये कब पाए जाते हैं? जब आपने नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के दौरान, इस एलिजिबिलिटी के दौरान आपने अपने पीजी में 55% अंकों के साथ कंप्लीट डिग्री दिखाने की सामर्थ्य अर्जित कर ली हो, तभी यह मान्य होगा, अन्यथा यह मान्य नहीं होगा। दूसरे वे विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 4 ईयर यूजी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है वो कर सकते हैं, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया लागू हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आप मुझे देखने वाले ज़्यादातर व्यूअर इस समय पीजी में होंगे अथवा पीजी लास्ट सेमेस्टर में होंगे या सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, या कंप्लीट करके नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे। तो मैं आगे की बात इसी दिशा में लेकर के चलूंगा कि आप या तो नेट में एलिजिबल होने वाले हैं जून 2025 में, या तो आप एलिजिबिलिटी के आधार पर आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा सा समझते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर आपने किया, अब इसके आधार पर आगे की तैयारी कैसी हो, हम कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो आप अपने पास कम से कम 4 से 5 महीने का समय लेकर के चलिए। 4 से 5 माह की एक रणनीति की पढ़ाई होती है, मतलब आप रणनीतिक तौर पर यानी कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी को धार देना शुरू करें। इन 4-5 घंटों में आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई शामिल करें, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई शामिल करें, तो आप इस तैयारी में एंट्री मारें। और इस तैयारी में एंट्री मारने के बाद आपको मिलने वाले फायदे सुन करके आप चौंक जाएंगे। वो फायदे मैं अंत में बात करूंगा आपसे। अब अगले पृष्ठ पर आइए। तैयारी के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम के संबंध में रिसोर्सेस क्या होंगे, मतलब हमें पढ़ाई करने के लिए किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। तो चूंकि मैं आपके हिंदी विषय का मेंटोर हूं, मैं आपके यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पर काम कर रहा हूं, यानी कि मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के इस जेआरएफ जर्नी में हिंदी साहित्य विषय पर मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए होगा, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप किसी भी विषय को आगे लेके जा सकते हैं। आपका विषय कुछ भी हो, ये काम का है आपके लिए। तो मैं हिंदी विषय को एग्जाम्पल बनाता हूँ। आप सबसे पहले पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको इसका पाठ्यक्रम पता हो। पहला प्रोसेस तो ये कि आपको इसका पाठ्यक्रम पता हो। जब पाठ्यक्रम पता चल गया तो इस पाठ्यक्रम के लिए रिसोर्सेज क्या हैं, यानी कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें, पुस्तक कौन कौन सी चुने। दूसरा, अरे आपका हिस्ट्री विषय है तो हिस्ट्री का पाठ्यक्रम, हिस्ट्री के लिए जरूरी रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो अब जरा समझिए, हिंदी विषय है आपका, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आपके पास है, ठीक है, हिंदी विषय है आपका, हिंदी विषय का आपके पास पाठ्यक्रम आ गया। आपने देखा कि इसमें 10 यूनिट है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो जरा सा मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलूंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, ये पूरी 10 यूनिट होती हैं आपके यहाँ, जिसमें यूनिट 1 है हिंदी भाषा और उसका विकास, यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, यूनिट 3 है हिंदी साहित्य और गद्य विधाएं, यूनिट 4 है साहित्य शास्त्र जिसको काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, फिर है यूनिट 5 वैचारिक पृष्ठभूमि, फिर हिंदी कविता, और फिर हिंदी उपन्यास, और फिर हिंदी कहानी, और फिर हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, जो कि आपका यूनिट 10 है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल 10 यूनिट हैं।
अब जरा सा आपके लिए मैंने कुछ काम आसान कर दिया है। मैंने कहा ना कि मैं एक विद्यार्थी की तरह आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। दरअसल आप जरा समझिए कि ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से निबंध पढ़ेंगे, कहाँ से नाटक पढ़ेंगे, कहाँ से कविता पढ़ेंगे, कहाँ से उपन्यास कहानी कहाँ से पढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से पढ़ें, भाषा विज्ञान कहाँ से पढ़ें। सवाल तो है ही विद्यार्थी के मन में। ये सारे रिसोर्सेज जब तक हमारे पास नहीं होंगे और पढ़ने का सही सलीका नहीं मालूम होगा, तैयारी कैसे करें। आप बैच लेकर के पढ़ते हो या आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, आप जरा समझिए कि एक एक चीज कैसे देखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, कहानी पढ़ना चाहते हैं, नाटक पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोई कठिन बात नहीं है। पहले जानिए कि आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस में कुल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। कितने? कुल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। अगर आप सिलेबस साथ में लेके बैठ जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए 5 गुना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आपके सिलेबस में कुल 13 उपन्यास लगे हैं, 17 कहानियां लगी हुई हैं। जी हाँ, 17 कहानियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ आपके इस सिलेबस में कुल 10 नाटक लगे हुए हैं। कितने नाटक? 10 नाटक लगे हुए हैं। और हिंदी निबंध में कुछ निबंध लगे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ कविताएं हैं। तो मैंने जिन चीजों की गिनती करना संभव था उन चीजों की गिनती कर दी आपके लिए। अब देखिए, इन तीनों पोर्शंस को पहले समझ लीजिए, नाटक, कहानी और उपन्यास। अगर आप बिगिनर हैं और शुरुआत ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और थोड़ा सा विषय वस्तु के रुझान को समझने के लिए कहानियों से शुरुआत करिएगा। कहानियों के लिए 17 कहानियां हैं। एक कहानी 2 से 3 पेज की है मैक्सिमम। अब ये पूरी की पूरी कहानी कहाँ मिलेगी? तो आप इस पूरी की पूरी कहानी को मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या तो हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा या तो आप हमारे बैच का हिस्सा होंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये पूरी की पूरी कहानी पीडीएफ के फॉर्मेट में हम अपने टेलीग्राम पर डलवा देंगे, वहां से मिल जाएगा। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी कहानियों के लिए अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मैसेज करेंगे, मैं आपको दे दूंगा। कैसे उपलब्ध होंगी सर सारी की सारी कहानियां? अगर आपके सिलेबस आपके हाथ में है तो आप देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है। जैसे मान लीजिए आपको ईदगाह पढ़नी है, टोकरी भर मिट्टी पढ़नी है, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, केवल एक छोटा सा मोबाइल फोन और उसमें इंटरनेट है, तो केवल आप गूगल पे जाके सर्च मार दीजिए टोकरी भर मिट्टी, आपको तुरंत मिल जाएगा। दुलाई वाली तुरंत मिल जाएगा, ग्रेगीन तुरंत मिल जाएगा, ईदगाह तुरंत मिल जाएगा, रोज तुरंत मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनिए ना, आप ये पूरी की पूरी 17 कहानियां, अगर आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो एक दिन में 2 कहानी या एक दिन में 1 कहानी, तो 17 दिन में आप 17 कहानियां पढ़ ले जाएंगे कि नहीं पढ़ ले जाएंगे? ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप आ जाइए उपन्यास पे। 13 उपन्यास हैं। यहां मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक उपन्यास खत्म किया जा सके। एक उपन्यास को अगर लग के खत्म किया जाए तो 3 दिन या 4 दिन लग सकते हैं। एक स्टार्टिंग करने वाले विद्यार्थी को, एक बिगिनर विद्यार्थी को जो शुरुआत ही कर रहा हो, उसके इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पर मैं ये बात कह रहा हूं कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के विषयों पर पढ़ना पसंद करता है विद्यार्थी, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये इस हिंदी उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो आप शुरुआत करिए ऐसे रचनाओं से जिनको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची ना करना पड़े, इंटरेस्टिंग हो। जैसे गोदान चारित्रिक प्रधानता से परिपूर्ण रचना है और अमूमन आप में से ज्यादातर बच्चे कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन गोदान से आपका रिश्ता बड़ा पुराना है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आप मैला आंचल उठा लीजिए, फिर शेखर एक जीवनी उठा लीजिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, थोड़ा सा शुरू में उबाऊपन दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसको पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय बन जाता है। मैला आंचल बड़ा बिहारी भाषा का प्रयोग किया गया है, बड़ा शानदार भाषा शैली है। अगर आप इसमें डूब के पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, तो पढ़ सकते हैं। तो आप इन सबको के मूल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करिए। इन सबको पीडीएफ में आप गूगल के माध्यम से इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी रचनाएं जो आपके सिलेबस में लगी हैं, सभी कहानियां, और तो और मैं आपको ये बता दूं कि सभी की सभी कविताएं जो आपके सिलेबस में लगी है ना, ये सारी की सारी कविता, आप जो भी कविता है, जैसे जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हैं, एक एक करके आप क्या करिए, केवल उसको YouTube पर सर्च कर लीजिए या तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको ये सारी की सारी कविताएं मिल जाएंगी। केवल और केवल इन कविताओं को एंजॉय के लिए पढ़िए, कविताओं को एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए एक बार केवल और केवल, और इनका महत्व समझिए, इनका अर्थ समझिए, है ना, इनके महत्व और अर्थ को समझने का प्रयास करिए। क्या करिए कि इनके महत्व और अर्थ को समझने का प्रयास करिए। जब आप इनके महत्व और अर्थ को समझ लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आगे का मार्ग बहुत ही आसान कर देगा। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। साथ ही अब मैं और आगे लेके चलता हूँ आपको। साथियों देखिए,
फिर इसके बाद आप आ जाइए नाटक पे। तो आप उपन्यास और नाटक ये पूरा एक समय दे दीजिए। 10 नाटक हैं, नाटक उतने बड़े नहीं जितने बड़ा उपन्यास है, तो एक एक नाटक जैसे शुरुआत करिए आषाढ़ का एक दिन से, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इन तीनों के मूल टेक्स्ट को खत्म कर लीजिए। इन तीनों यूनिट से 30 सवाल आने चाहिए थे। अगर 25 भी आए और आपने मूल ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है तो मूल ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद इनके संबंध में समझ विकसित करके पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि इन तीनों पोर्शंस को पढ़ने के लिए आपको इसके मूल टेक्स्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? सवाल कैसे पूछेंगे, कौन कौन से चरित्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों के द्वारा कौन कौन से कथन कहे गए हैं, उसकी भाषा शैली कैसी है, वह पूरी की पूरी रचना किस पृष्ठभूमि पर रची गई है, वो उसकी विषय वस्तु क्या है, साथ ही साथ वह रचना किस प्रकार का संदेश लेकर के आती है, साथ ही उसका रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण है। जितने रचनाकारों के द्वारा वह उपन्यास, कहानी अथवा नाटक अथवा कविताएं लिखी गई हैं, उन रचनाकारों के संबंध में अच्छा अध्ययन आवश्यक है। वो कहां से करेंगे वो मैं अभी बताता हूं आपको। अब इधर आ जाइए, ये 3 पोर्शन है जिसके लिए आपको किसी टीचर की बहुत जरूरत नहीं है। क्या कहानी पढ़ने के लिए कोई टीचर आपको पढ़ाएगा? प्राइमरी से लेकर के आज तक आप जाने कितनी कहानियां पढ़ चुके हैं। अपने सिलेबस में लगी कहानी का मूल टेक्स्ट पढ़िए ना, साथ ही अपने उपन्यास में लगे हुए मूल टेक्स्ट को क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? साथ ही आप अपने नाटकों का अध्ययन भी इसी प्रकार से करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, आप कहां पर आ जाते हैं? भाषा विज्ञान पर। बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है भाषा विज्ञान। इसके लिए आपको थोड़ी सी समझ विकसित करके पढ़ने की जरूरत होती है। काफी हद तक व्याकरण से जुड़ा हुआ है। आपने आमूमन कभी ना कभी तो वनडे एग्जाम की तैयारी जरूर की होगी। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी किए हुए हैं तो आप इसको काफी हद तक कैप्चर कर पाएंगे। एक बार क्या करिए कि पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कर लीजिए। एक बार पुराने वर्षों का प्रश्न पत्र हल कर लीजिए। हल करने के बाद आप ये अनुमान लगाइए कि किस तरह के सवाल परीक्षा में आ रहे हैं और उस आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप चाहें तो पंडित भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की किताब आती है। पंडित भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की किताब आती है, बड़ी शानदार किताब है। इसको आप उठा करके पढ़िए, मोटी सी पुस्तक है। अन्यथा अगर आप इतना समय नहीं दे सकते और आप चाहते हैं कि आपके लिए लाइन बाय लाइन कोई व्यक्ति, कोई मेंटोर अच्छे से इन चीज़ों को निकाल करके दे दे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उत्कर्ष यूजीसी नेट पे लगातार मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। आप पीछे की सारी क्लास जाके देख सकते हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर कंटेंट भरा पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बिखरा पड़ा है। भरा पड़ा है, मैं एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ कि बिखरा पड़ा है। उस बिखराव को नया विद्यार्थी नहीं समझ पाता और उस भेड़ चाल में वो अपने समय को खराब कर देता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि समय रहते आप चीज़ों को भाप लें। और अगर आप चाहते हैं तो एक मेंटोर की तलाश करिए, एक शिक्षक की तलाश करिए जो आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से, बिना जुझारूपन लिए हुए, आसानी से समझा दे, बिना उबाऊपन दिए हुए, ठीक है। ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इस पूरी चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ये तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब ये पूरी चीज हम समझना चाहते हैं सर, पढ़ना चाहते हैं, परंतु कौन कौन सी पुस्तक लें? ये तो पाठ्यक्रम के संबंध में आपको मैंने मोटी जानकारी दे दी, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पुस्तक खरीद करके ले आइए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पुस्तक खरीद करके ले आइए। जिसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान दीजिए, इनकी किताब को ले आकर के क्या करना है? आप अगर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, आप अगर अपने से पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा। कहानी की तरह पृष्ठ पृष्ठ करके, एक एक पेज करके इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहां तक कि इसकी भूमिका भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। प्राकथन तक इसमें जो लिखे गए हैं वह तक श्रेष्ठ है। और जो चारों कालों की बात की गई है, चारों कालखंडों की बात की गई है, चारों कालखंड हैं, और इन चार के चारों कालखंडों को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को एकदम एक एक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं अपने एक विद्यार्थी का आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि सर मैंने जब किताब खरीदी और शुरुआत में मैंने पढ़ने की कोशिश की तो 2 बार, 3 बार, 4 बार मैं असफल रहा। मैंने कहा फिर क्या किया? उसने कहा सर मैंने आदिकाल को फाड़ के निकाल लिया,
तब मुझे आसान लगने लगी। फिर मैंने आदिकाल को 2 बार 3 बार पढ़ा और उससे नोट्स बनाए, तो वो नोट्स के माध्यम से मैंने 10 पन्ने फाड़े थे तो 2 पन्ने में पूरा आदिकाल निपटा दिया। इसी तरह से मैंने भक्ति काल निकाला और मैंने 40 से 50 पेज में भक्ति काल देखा और भक्ति काल को मैंने 8 पेज 10 पेज में निपटा लिया। ऐसे ही रीति काल और आधुनिक काल। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वास्तव में अगर विद्यार्थी चाहे तो क्या ना कर ले। और सच में अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए हिंदी साहित्य के इतिहास में इससे महान कोई ग्रंथ है ही नहीं। इसके साथ अगर आप ये पढ़ लें या ये चीज आपको शुरू में अगर उबाऊ लगे तो आप इसके बदले में शुरू में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लेके आइएगा या ये दोनों किताबें साथ में खरीदिएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पहले खरीद लीजिए। सरल इतिहास बहुत सरलता से लिखा गया है और बहुत पतली सी किताब है। एक मोटी समझ, एक ऊपरी समझ विद्यार्थी के अंदर विकसित करने के लिए बड़ी कारगर किताब है कि कैसे हम साहित्य की समझ विकसित कर लें, कैसे कालखंडों में इस बिखराव में साहित्यकारों ने अपने साहित्य को गढ़ा है। एक प्रतिमान समझ में आ जाएगा, एक मॉडल समझ में आ जाएगा। जब मॉडल और आपको एक एंगल मिल गया तो साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना आसान हो जाएगा। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद अन्य पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। 2 किताबें हैं बच्चन सिंह जी की। एक आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास मिलेगा, एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन पुस्तकों को आप देख सकते हैं, देखिए, जो कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। अगर इनकी आप मदद लेते हैं तो ये बच्चन सिंह जी की किताब है। बच्चन सिंह जी ने शुक्ल जी के साहित्य इतिहास पर एकदम नई प्रेरणा और नई उत्तेजना के साथ इस पर लिखने का प्रयास किया है, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही पाठ्य पुस्तकें। साथ ही मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके सिलेबस में नाटक लगे हैं, जितने आपके सिलेबस में कविताएं लगी हैं, जितनी कहानियां लगी हुई हैं, है ना, जितने आपके सिलेबस में कहानियां लगी हुई हैं, जितनी भी गद्य विधाओं पर यूनिट 10 जो आपका है, जो गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाओं पर जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप इसके मूल ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करिए। मैं फिर से कहूँगा, बिना मूल ग्रंथ पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये सारी चीज़ें पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर क्या करें? अगर बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, हम शुरुआत कर रहे हैं, देख के डर लग रहा है, एक काम कर सकते हैं। आप अपने लिए एक शिक्षक का चुनाव करिए, आप अपने लिए एक बैच का चुनाव करिए, एक बैच का चुनाव करिए, और बैच ऑनलाइन हो तो ज्यादा अच्छा, ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन बैच। हमारे पास दोनों प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, लेकिन ऑनलाइन होगा तो आपका समय बचेगा, आप अपने अन्य चीजों के साथ भी इसको कर सकते हैं। बैच में एक शिक्षक का चुनाव करिए जहां प्रतिदिन कक्षाएं होती हों और प्रतिदिन आप समय पर क्लास लें निरंतरता के साथ। निरंतरता वह गुण है जो किसी भी चीज को परास्त करने की क्षमता रखता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। ये बहुत जरूरी है कि आपको यह पता हो कि अगर मैं रेगुलर नहीं हूं तो मैं उस दिन अगर मैं कुछ और कर रहा हूं तो जिस दिन मैं ये करूंगा उस दिन मुझे कुछ और छोड़ना पड़ेगा। यानी एक दिन की क्लास छोड़ने के एवज में मैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा ही। तो बतौर विद्यार्थी आप इस निरंतरता के साथ क्लास को लीजिए। बैच में ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी साथ में हो, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो कुल 150 प्रश्नों के आधार पर बनती है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं। यानी कि जो कुल मेरिट बनती है वो 300 अंकों के आधार पर बनती है। और इस आधार पर कि यहां पर गौर करिएगा कि आप या तो जेआरएफ होंगे, या तो आपका नेट क्वालिफाई होगा, या तो आप पीएचडी होंगे। और पीएचडी होंगे तो अगले साल फिर से आप एग्जाम देंगे। नेट होंगे तो आप लाइफ टाइम वैलिड होते हैं, बट एग्जैक्टली 3 इयर्स के लिए पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, और जेआरएफ भी 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये पता हो
कि अब ये पूरी की पूरी कहानी में अगर आप टॉप 1% में आते हैं तो आप जेआरएफ होते हैं, टॉप 3 to 6% में आते हैं तो आप नेट होते हैं, और मैक्सिमम 15% तक आप पीएचडी होते हैं। गौर करिएगा, यानी कि जो टॉप मेरिट होगी वहां पर 1% विद्यार्थी, मतलब सरल भाषा में समझिए, अगर हिंदी विषय की मैं बात करूं और इसमें 200 विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं तो इसका 1%, यानी कि केवल और केवल 2 विद्यार्थी, जी हां 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, मतलब जो रिजल्ट है वो बहुत कमजोर है और इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। क्योंकि जेआरएफ होने के फायदे अनेक हैं। फायदों में सबसे बड़ा फायदा 35,000 रुपए प्रति माह, 2 साल के बाद आप हो जाएंगे एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये पैसा 5-7 हज़ार बढ़ के आएगा। नेट हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नौकरी के लिए आप काम कर सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही पीएचडी होंगे तो केवल पीएचडी, नो स्कॉलरशिप। नेट में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं पैसे मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। साथ ही अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं जिसमें आप अपने इस स्कॉलरशिप को थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि तैयारी कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, बिगिनर्स कैसे पढ़ना शुरू करें। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ हाल फिलहाल में बड़ा ही शानदार ऑफर चल रहा है। वो ऑफर क्या है, देखिए मैंने विनीत जी को कुछ भेजा था, लगाइए, तुरंत उसको लगाया नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिसके माध्यम से आपको एक मेंटोर मिले और वो मेंटोर आपके लिए बैच में ये सारे काम जो आपको अलग से करने हैं ये करके दे दे, साथ ही अपने द्वारा बनाए गए कुछ बेहतरीन नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएं, तो उसके लिए आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। जानिए, इसमें आपको इसमें मिल रहा है 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ, 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के कोर्सेज पर, और ये डिस्काउंट कब तक है, 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, यानी 11 फरवरी से 14 फरवरी तक आपको स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं। उत्कर्ष के साथ आप नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा, नेट जेआरएफ 30। आप उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जा करके, iOS ऐप स्टोर से जा करके जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप यूजीसी नेट के कोर्सेज पर जाइएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 का कॉम्बो बैच लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि साथ में तैयारी कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पेपर्स में अच्छे अंक ला करके ही आप सर्वाधिक अच्छे अंक ला करके ही जेआरएफ हुआ जा सकता है। ये लड़ाई इतनी कठिन नहीं कि पार ना हो सके। अगर मान लीजिए पहली दफा आप नेट होते हैं, पीएचडी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे बच्चे जेआरएफ होते हैं, स्कॉलरशिप पाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप करिए तो सही, एक बार प्रयास तो करके देखिए। आप अपने लिए एक मेंटोर का चुनाव करिए और 30% का डिस्काउंट है। हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉम्बो बैच में जुड़िए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका पेपर 1 कंप्लीट है तो केवल पेपर 2 हिंदी के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य में मैं आपकी मदद करूँगा, आपका भाई विवेक पांडे, और आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ करके तैयारी को धार दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप में से कौन कौन बैच को ज्वाइन कर रहा है जून जेआरएफ के लिए, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप सभी लोगों के लिए यह एक उपहार है कि 30% का डिस्काउंट है उत्कर्ष की तरफ से। इस समय फीस में 30% का डिस्काउंट है, तो इसका फ़ायदा लीजिए। और ये ज़्यादा समय तक नहीं है, 11 से 14 फरवरी तक है बस, ठीक है ना। और इसको वैलेंटाइन डे ऑफर मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने के लिए है,
हास्य के लिए था। आज के लिए इतना ही। ऐसे मुस्कुराते हुए जुड़िए और पढ़ते हैं और जून में JRF की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।